तो चलिए एक फिगर है, बार मैग्नेट का। करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो ये दिख रहा है आपको साफ साफ। इसमें जो आपका जो एटॉमिक करंट है उसका लूप का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो वो कलेक्टिव करके एक करंट डायरेक्शन ऐसा बना रहा है आपका, ठीक है। कलेक्टिव एक करंट डायरेक्शन ऐसा बना रहा है, फिर ऐसे करके करंट डायरेक्शन बढ़ते चल रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली में जो आपका है वो हम लोग बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट रूप हम लोग लेने का कोशिश किए हैं कि बार मैग्नेट में ऐसा रियल में क्या हो रहा है जिसमें परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं इन परमानेंट मैग्नेट द atomic current having same orientation produce collective current at the surface. Inside the surface, the current from atomic current from adjacent loop cancel each other, ठीक है। This surface current is termed as I current per unit length, ठीक है। Since the length of magnet is L, so total magnetic moment जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट टोटल करंट फ्रॉम सरफेस विल बी IL, ठीक है। Now consider it to be the two poles of pole strength M. So
एम डी इज इक्वल टू आई एल इंटू ए, यही ना हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इसका लूप का एरिया, वेयर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट, इसको बार मैग्नेट, बार मैग्नेट इन सिलिंड्रिकल फॉर्म, ठीक है। सॉरी, ये m जो हो जाएगा m इंटू एल है ना, इसका लेंथ कितना है l, ये ml इज इक्वल टू आई एल ए, इसीलिए m इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो इसका जो m जो हो गया, सो द पोल स्ट्रेंथ ही ना कहेंगे m को, सो पोल स्ट्रेंथ m इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट पर यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ द लूप, ठीक है, एरिया ऑफ द लूप, m इज इक्वल टू आई ए हो गया, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, इसको लिखते हैं आप, एट द ends of the bar magnet, at the ends of the bar magnet, the current behaves somewhat differently. तो डिफरेंटली क्या करता है, करंट बिहेव करता है। सो द poles in the bar magnet is slightly inside the ends of bar magnet, ठीक है। तो जो बार मैग्नेट का जो एंड है वहां पे पोल्स नहीं है, पोल्स क्या है, थोड़ा अंदर में है, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं, एक फिगर बना देंगे, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक लेंथ और यहां से यहां तक को कहेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ। सो द magnetic length is somewhat smaller than the geometrical length of the magnet, and magnetic length by geometric length is equal to, magnetic length by geometric length is equal to 0.8, ठीक है, ये 0.84 हो जाएगा। चलिए इसको यहां तक लिखिए। अब एक चीज और लास्ट पे जो लिखने का है, the magnetic moment of bar
magnet is represented as M. Consider the pole strength to be M and the magnetic length to be 12, then magnetic moment M is equal to क्या होगा M into 12 या 2M, ठीक है, ये M का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, M से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और M का वैल्यू क्या हो जाएगा 2ml। लेंथ को हमेशा 12 जैसा मानेंगे, ठीक है, 12 लेंथ हो गया इसका, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट M का वैल्यू क्या होना चाहिए 2ml, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। अब हम लोग देखने वाले हैं टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट। यदि उसको मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे रख देते हैं तो उसमें कितना टॉर्क लगता है, उस चीज के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा बार मैग्नेट के कारण, उसको भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है अभी हम लोग करने वाले हैं, मैग्नेटिक जो परमानेंट मैग्नेट था उससे जो बेसिक चीज था अभी आपका खत्म हो गया है, और सब जब खत्म ये सब हो जाएगा तब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म में चले जाएंगे। अर्थ में भी अंदर में हम लोग ऐसा मानते हैं कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी एक बार मैग्नेट जैसा कुछ है, और वो बार मैग्नेट उसके जमीन के अंदर में है एकदम कोर में, ठीक है। तो उसका कैसे मानेंगे और उससे डायरेक्शन कैसे नापेंगे वो सब हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, यहाँ से इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग टॉपिक लिखते हैं, चलिए तो हम लोग टॉपिक लिखते हैं टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए बार magnet when placed in magnetic field, ठीक है। तो ज्यादा नहीं समझते हुए सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, उसके आधार पर उसको समझते चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसको फिगर को बनाते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड है, और आपका एक बार मैग्नेट, इधर इसका नॉर्थ पोल और इधर इसका साउथ पोल। अच्छा, इसका ये एक्सिस हो गया और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, इसका पूरा जो लेंथ है बार मैग्नेट का, जो मैग्नेटिक लेंथ है वो है 12, अब देखिए इस फिगर में कि ये लेंथ पूरा 12 है ना, तो ये लेंथ L, ये भी लेंथ L, ठीक है। तो ये L है तो ये L cos थीटा और ये L sin थीटा, यानी कि जो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा L sin थीटा, ठीक है। और फिर इसके लिए भी जो आपका लेंथ जो होगा वो यहां से यहां तक वो क्या हो जाएगा L sin थीटा। समझ में बात आ रहा है? अच्छा, इसमें क्या है
पॉजिटिव चार्ज m और ये b मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, mb। ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैग्नेटिक चार्ज क्या है, m ही है, इसमें भी जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा m ही लगेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और इसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना साउथ पोल में, तो ये mb ऐसा लगा। ऊपर लिखे तो माइनस mb, नीचे लिखे इसलिए ये mb हो गया। ठीक है। अब देखिए हम लोग लिखते हैं इसमें, here we have taken a bar magnet, we have taken a bar magnet of length of pole strength m and length 2l। लेंथ क्या हो गया इसका, 2l हो गया। This bar magnet is placed in a magnetic field B. The axis of bar magnet makes an angle theta with magnetic field B। B के साथ क्या बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। Now when the angle is theta, then there is magnetic force mb or mb upside on north pole and mb downside from south pole, but the orientation of north and south pole is same। ये देखिए, ये ऐसे जाए तो ये ऐसे जाए, ये दोनों क्या हो रहा है, इसी को गोल गोल घुमाएगा। ये नहीं कि ये ऐसे जा रहा तो ये ऐसे जाकर उसको अपोज कर रहा है। ये दोनों का ओरिएंटेशन जो दोनों का क्या है, ये एमबी और ये वाला एमबी का सेम है। ठीक है। ये दोनों ऐसे जब घूमेगा तो ये क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So net torque on torque इसको पॉइंट देते हैं O, net torque about O will be torque is equal to क्या होगा, mb इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, एल साइन थीटा। टॉर्क में जो होता है फोर्स इंटू आर का क्रॉस प्रोडक्ट। यदि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिखना है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। तो फोर्स यानी कि एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, और इसका जो होगा वो भी क्या होगा, एम बी इंटू एल साइन। तो ये क्या हो जाएगा, 2m bl sin थीटा। अच्छा,
तो 2ml इंटू बी साइन थीटा। अच्छा 2ml को हम लोग क्या बोलते थे, बड़ा M, मैग्नेटिक मोमेंट जो बार मैग्नेट का बड़ा M हो गया, एम बी साइन थीटा, ये टॉर्क का वैल्यू हो गया। डायरेक्शन इसमें नहीं दिया तो इसको डायरेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा टॉर्क का वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, एम और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर साइन थीटा को जब हटाएंगे तो एम और बी का क्या हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट, तब इसमें वेक्टर का साइन, ठीक है। तो टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देने का है। तो मेरा क्या निकल जाएगा, टॉर्क का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस टॉर्क का वैल्यू को उतारेंगे अभी, चलिए इसके बाद मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे लिखते हैं इसमें, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट द बार मैग्नेट by angle theta is dw is equal to torque d theta। dw का वैल्यू क्या हो जाएगा, torque d theta, where dw is the small work done, d theta small angle work done in rotating small angle d theta, ठीक है। समझ में बात आ रहा है, ठीक है। तो ये जो dw का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m क्रॉस b इंटू डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये डी डब्ल्यू का वैल्यू हो गया। अब इसमें लिखेंगे द टोटल वर्क डन इन मूविंग theta naught to theta is dw का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू mb sin थीटा d थीटा, थीटा नॉट टू थीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा w इज इक्वल टू mb, अच्छा sin थीटा d थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा नॉट टू थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा एम बी माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा नॉट, इसका वैल्यू हो जाएगा एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ये वर्क डन का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो वर्क डन करेंगे, थीटा नॉट से थीटा जब हम लोग डिस्प्लेस करेंगे तो ये जो वर्क डन जो होगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, थीटा नॉट से थीटा ये इंटीग्रेट हो जाएगा। जब इंटीग्रेट होगा तो ये जो वर्क डन का जो वैल्यू होगा वो ये आ जाएगा। इसमें लिखते हैं दिस इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, ठीक है। वर्क डन मूविंग फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, ये आपका वर्क डन हो गया, ठीक है। चलिए इसको उतारिए।
अब इसमें लिखते हैं, इसको मिटाएंगे थोड़ा सा, पूरा नहीं मिटाएंगे। The change in potential energy of magnetic field system, the change in potential energy of magnetic field system if the work done is W is equal to mb cos theta naught minus cos theta is u theta minus u theta naught is equal to mb cos theta naught minus cos theta। देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन होता है, ठीक है, ये आप लोग सुने होंगे। लेकिन यहाँ तो वर्क डन पॉजिटिव था तो वही वाला वर्क डन ही को लिख दिए हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कैसे हुआ? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन होता है जो हम लोग पहले पढ़े थे। तो हमेशा याद रखिएगा तो वो जो फोर्स जिसके द्वारा जो वर्क किया जाता है यदि वो इंटरनल फोर्स रहेगा, ठीक है, या कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो उसका नेगेटिव हम लोग लेंगे। लेकिन यहां पे हम लोग वर्क डन जो कर रहे हैं वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन कर रहे हैं। यहां पर सब लिख सकते हैं दिस इज अ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, बाय द एक्सटर्नल एजेंट। और इसको ऐसा लिखिएगा तो स्टार लगा दीजिएगा वहां पे, ठीक है। याद रहे कि ये जो वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया है। तो वो जितना भी वर्क करेगा किसी चीज में तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता चला जाएगा। तो ये जो पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है उसका स्टोर हो गया है, ठीक है। तो वही पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखे हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, कंसीडर if theta naught is equal to 90 degree, then potential energy at 90 degree will be 0, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल है 90 डिग्री पर रहे तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। सो u थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू mb cos 90 माइनस cos थीटा, ठीक है। इसीलिए u थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अच्छा ये cos 90 का वैल्यू 0 तो ये क्या हो गया माइनस mb cos थीटा। तो ये u थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m और b का डॉट प्रोडक्ट का, ये थीटा cos थीटा है ना, तो cos थीटा यानी कि डॉट प्रोडक्ट हो गया इसका और ये नेगेटिव हो गया आपका। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया बार मैग्नेट का जब थीटा एंगल से वो आपका थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और उसके मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम डायरेक्टली बता देंगे माइनस mv cos थीटा देखकर, ठीक है। यानी थीटा एंगल बना रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट m है, मैग्नेटिक फील्ड b है, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किसी इंस्टेंट पे निकालने का हो तो थीटा एंगल उसका पता होना चाहिए। ये सब जब निकाले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने है ना, हमको पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे क्या होगा। तो थीटा एंगल देखिए और माइनस mv cos थीटा कर दीजिए या फिर डॉट प्रोडक्ट कीजिए, सेम बात हो गया ये, ठीक है।
चलिए इसको लिखिए, एक लाइन और लिखेंगे इसमें। This is the required potential energy at an instant when bar magnet is at angle theta with the magnetic field। बार मैग्नेट क्या है, थीटा एंगल पे है आपका मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं यूनिट जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू यूनिट जो आपका है, द मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट इज जूल पर टेस्ला। इसका जूल, इसका टेस्ला, जूल पर टेस्ला हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट आपका क्या आ गया, जूल टेस्ला आ गया, ठीक है। और उसमें जो हम निकाले थे m इज इक्वल टू क्या था, 2ml था, ठीक है। तो m का हम लोग क्या निकाले थे, एम्पेयर मीटर इंटू मीटर, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर भी होगा। तो यहां लिख लीजिएगा अल्सो m इज इक्वल टू 2ml। तो m का जो यूनिट जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। ए बार मैग्नेट having a magnetic moment of 1 into 10 to the power 4 joule per Tesla, free to rotate in a horizontal plane, a horizontal magnetic field B is equal to 4 into 10 to the power minus 5 Tesla exist in the space. Find the work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction find slowly from direction parallel to the field to a direction 60 degree from the field, ठीक है।
चलिए इसको सवाल को बनाने का है। तो क्वेश्चन है, बार मैग्नेट हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इतना जूल पर टेस्ला इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वैसे से रोटेट कर सकता है। ठीक है, ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इतना एग्जिस्ट इन द स्पेस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इतना एग्जिस्ट कर सकता है। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। ठीक है, टू डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, तो ये जो आपका जो रोटेट कर रहा है ना जो मैग्नेट, पहले क्या है, डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, यानी फील्ड के डायरेक्शन में वो मैग्नेट है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका है उसका डायरेक्शन कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। तो उसका पहले 0 डिग्री था, बाद में 60 डिग्री हो गया। तो इसमें कुछ वर्क लगेगा ना उसको घुमाने में। हाँ, टॉर्क के अपोजिट जब हम वर्क करेंगे तो कुछ उसमें वर्क डन होगा। ठीक है, यही वर्क डन को आपको निकालने का है। ठीक है, समझ में बात आ रहा है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जब स्टार्टिंग में है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी में थीटा क्या है, उस समय 0 है, ताकि एंगल पैरेलल बोला है कि मैग्नेट जो है वो आपका फील्ड के अलोंग है, और थोड़ा देर बाद उसको क्या किया जाता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर कर दिया जाता है। तो उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी when magnet is along field where theta is equal to 0 degree is, हम लोग क्या पढ़े हैं, u 0 डिग्री ऐसे लिखते हैं। u 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एम बी साइन थीटा लिखते हैं। ये क्या हो गया, एम बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एम बी कॉस 0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम बी। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू 8, यानी कि एम बी हुआ ना। ठीक है, तो ये एम बी अभी रहने देते हैं, यू 0 डिग्री का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन मैग्नेट इज एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो u 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, माइनस एम बी कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू बताइए 1/2 माइनस एम बी बाई 2। ये आपका वैल्यू हो गया q 60 डिग्री का। इसीलिए वर्क डन इन मूविंग 0 डिग्री टू 60 डिग्री इज, इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी बाई 2। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस एम बी, माइनस एम बी बाई 2 प्लस एम बी, ये क्या हो जाएगा, एम बी बाई 2। अच्छा, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट का, 1 इंटू 10 टू द पावर 4, और बी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, यानी कि 0.2 जूल। चेंज इन पोटेंशियल, वर्क डन निकालना है आपको, तो वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, जूल ही में होगा, ऐसा यूनिट, तो 0.2 जूल हो जाएगा। इसमें लिख देंगे हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू 0.2 जूल। समझ में बात आ रहा है, वर्क डन का वैल्यू 0.2 जूल हो गया आंसर इसका। ठीक है, चलिए इसको उतारें। अब हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बार मैग्नेट के कारण। ठीक है,
अच्छा, बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका दो पोजीशन होता है, देखो एंड ऑन पोजीशन, एक ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन उसके एक्सिस पे होता है और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का बार मैग्नेट के द्वारा वैल्यू निकालने का है, ठीक है। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखे थे कि एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो चीज लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एंड ऑन पोजीशन, और इसका एक फिगर बनाएंगे हम लोग। एंड ऑन पोजीशन, और ये जो आपका हो गया ट्वेल्व लेंथ, ये साउथ और ये नॉर्थ, और मान लीजिए तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने का है। ये पॉइंट है आपका P, इस पे जो बनेगा वो बन गया Bn, इस साइड में जो बनेगा वो बनेगा Bs, ठीक है। अच्छा, और चीज दिया हुआ है इसका, इसके सेंटर से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, Bs Bn, ठीक। चलिए तो ये हमारा ओवरऑल फिगर हो गया एंड ऑन पोजीशन का। एंड ऑन पोजीशन लिखने के बाद सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। तो हम लोग अब इसमें लिखना स्टार्ट कर देंगे। द पोजीशन ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल will be called as end on position, ठीक है। Consider the magnet to be of length 2L and we need to find the magnetic field at point P at distance D from the center of the dipole, ठीक है। अब हमको क्या करने का है कि सेंटर ऑफ द डाइपोल निकालना है। अच्छा, ये जो नॉर्थ जो होता था ये क्या होता था, पॉजिटिव होता था, और ये क्या होता था, नेगेटिव होता था। अच्छा, जो पॉजिटिव होता था उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर साइड में, और नेगेटिव के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर साइड में, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज हो गया, चार्ज
will be Bn and its direction will be radially outward। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। The magnetic field at T due to south pole negative magnetic charge will be Bs and its direction will be रेडियली इनवर्ड। ये बात समझ में आ रहा है? इसका डायरेक्शन क्या हो गया? रेडियली इनवर्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। The value of Bn is equal to क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m का जो वैल्यू होगा तो होगा ही m, और r का वैल्यू क्या लिखेंगे? यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक एल है तो डी माइनस एल हो जाएगा। ये डी माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी कि बी एन का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए अब लिखते हैं द वैल्यू, आप लोग उसके नीचे लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ बी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, डी तो यहां तक हो गया, प्लस एल, डी प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम लिखते हैं द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी एन माइनस बी एस। अब इसका वैल्यू क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया म्यू नॉट एम बाई 4 पाई, ये डी माइनस एल का होल स्क्वायर हमारे 1 बाई डी प्लस एल का होल स्क्वायर। यही ना हो गया म्यू नॉट एम बाई 4 पाई। चलिए तो इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा भाई? डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर बाई डी माइनस एल डी प्लस एल का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका। चलिए पहले इसको यहां तक उतारिए। चलिए अब इसको लिखना यहां स्टार्ट करते हैं। म्यू नॉट एम बाई 4 पाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस 2dl का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस 2dl बाई ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, उसके फॉर्म में है, तो इसको हम लेते हैं डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर लिख दिए। ये क्या हो गया? म्यू नॉट एम बाई 4 पाई, ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एल स्क्वायर, डी स्क्वायर एल स्क्वायर क्या हो गया? 4dl बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको देखिए ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट एम बाई 4 पाई
m इंटू 2l इंटू 2d, ऐसे लिख सकते हैं 2l इंटू 2d बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो म्यू नॉट m इंटू 2l का वैल्यू क्या हो जाएगा m, ठीक है, ये m हो जाएगा 2md म्यू नॉट, ऐसे लिखते हैं इसको, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो जाएगा 2md बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का आपका वैल्यू हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2md बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इसमें एक चीज और लिखते हैं, इफ d is very very greater than l, then d square minus l square is nearly equal to d square, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी नेट का जो वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2md बाई d टू द पावर 4 और d कट गया था क्यूब, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी क्यूब। ये बी नेट का म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी क्यूब। ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया किसी भी बार मैग्नेट के द्वारा जब ये जो डिस्टेंस जो है इसके लेंथ से बहुत ही बड़ा है तब के केस में ये होगा, और यदि नहीं है तो फिर ये वाला लेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2md बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एंड ऑन पोजीशन पे निकल गया, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला खाली छोड़ दिए हैं, अभी देखिए इसी का यूज आएगा हम लोग के लिए। लिखते हैं क्वेश्चन, a magnet is 10 centimeter long and its pole strength is 120 CGS यूनिट्स, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं 1 CGS यूनिट इज यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.1 एम्पेयर मीटर। फुल स्टॉप। फाइंड the magnitude of the magnetic field B at a point on its axis at a distance of 20 centimeter from it। चलिए, तो ये जो आपका जो बोल रहा है क्वेश्चन का फिर से बोल देते हैं। A magnet is 10 centimeter long and its pole strength is 120 CGS units। 1 CGS यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू हो गया, पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू यानी m का वैल्यू बता रहा है 0.1 एम्पेयर मीटर। फुल स्टॉप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B at a point on the axis at a distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, चलिए। तो बात दरअसल ये है कि मैग्नेट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, मैग्नेट समझते हैं, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नेट दिया हुआ है। ठीक है,
पोल स्ट्रेंथ एम का जो वैल्यू होगा वो क्या आ रहा है 120 सीजीएस यूनिट, और सीजीएस यूनिट का वैल्यू कितना है 0.1 एम्पियर मीटर। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी कि इसके एक्सिस से, ये मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो यहां से आपको जो डिस्टेंस जो दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, आपको पी पॉइंट पे आपको क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा अब तो ये जो डी है वो एल से बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। डी आपका 20 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये 12 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर ना, तो एल का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, बहुत ही छोटा तो नहीं है बी से वो 5। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं, ये फिगर बनाइएगा, उसके बाद लिखिएगा द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू बार मैग्नेट इज बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2md बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हमको क्या करना है, b का जो डी, अच्छा ये m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू जो है वो क्या है, वेयर m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। तो m का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2md। ठीक है, अच्छा 2md जो आपका होता है वो 12 इसका लेंथ ना होता है, तो m इंटू 2d, ये 2d का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा ये m का वैल्यू कितना आएगा, m का वैल्यू के लिए 120 सीजीएस यूनिट, और 2d के जगह पे क्या लिख दें हम लोग, 2d के जगह पे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसको मीटर में सब चेंज करेंगे अभी हम लोग, इसको भी यूनिट को भी चेंज करेंगे, तो ये जो हो जाएगा 120 सीजीएस यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट का वैल्यू कितना है 0.1 एम्पियर मीटर। ये हो गया आपका एसआई वाला। ये 10 सेंटीमीटर जो है उसको भी मीटर में करेंगे 10 टू द पावर -2 मीटर। ये क्या होगा 120, और ये 1/10 यानी कि 12, ये 10 टू द पावर -1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये 10 को हम लोग कर देंगे नीचे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, यानी कि ये जो m का जो वैल्यू है ना वो हो गया ये। ठीक है, अच्छा ये जो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये d और ये d सेम है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में तो आपका लिखा हुआ है, तो इसमें भी फॉर्मूला में सही डी लिखा हुआ है, तो इसको 2ml कर देते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो सिर्फ इसलिए 2l, इसका वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 12, तो 2ml ही लिखते थे, m इज इक्वल टू 2md की जगह 2ml लिख दिए हैं आपको। और 2m जो आपका हो जाता था वो पोल के बीच का दूरी, तो पोल के बीच का दूरी तो लिखा ही हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 12 हो गया इसका वैल्यू, तो m इंटू 12 यहाँ पे वैल्यू आप लिखते गए। ठीक है, तो आपका ये हो गया, ये फाइनली m का वैल्यू है। अब d का वैल्यू कितना होगा, d का वैल्यू क्या है, इसके सेंटर से वो पॉइंट का दूरी, और ये है 20 सेंटीमीटर। चलिए लिखते हैं वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है, ये 0.2 मीटर हो गया d का वैल्यू। ठीक है, अब d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी निकाल दीजिए। d का वैल्यू कितना है 0.2 का स्क्वायर, और l का वैल्यू कितना है, देखिए 12 का 10 है, तो l का वैल्यू 5, तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, 12 का वैल्यू देखिए इसको ऐसे करते हैं, अधिक कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो सेंटीमीटर में लिखते हैं। 20 का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर जो होगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर,
अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अभी हमें मीटर स्क्वायर में चेंज नहीं किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो गया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 375 और 10 टू द पावर -2 होता है ना 1 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में हो गया। तो 375 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको करेंगे तो 0.0375 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है। तो एम का वैल्यू बदल गया, डी बदल गया, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अच्छा उसका भी स्क्वायर है, तो इसको छोड़ दिए, ये वाला लाइन बहुत ज्यादा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहीं तक लिखते हैं, एल स्क्वायर का वैल्यू इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग लिख लेते हैं सबका वैल्यू। एम का वैल्यू कितना है 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा डी का वैल्यू 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, और डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वैल्यू 375 इंटू 10 टू द पावर -4 का, सॉरी -4 का मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया टोटल वैल्यू। चलिए सबको मिटाया जाए। अब यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो B का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, μ0/4π2m dy स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4π इंटू 10 टू द पावर -7/4π2, m का वैल्यू 1.2, d का वैल्यू 0.2 बाई 375 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 10 टू द पावर -7। अच्छा ये -8 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आएगा तो +8। ठीक है, अच्छा अब ये जो हो जाएगा 2 इंटू 0.2 यानी कि 0.4, 48 हो गया, सब मल्टीप्लाई हो गया, देखो 48 अब 2 पॉइंट यानी कि 0.48 बाई 375 का स्क्वायर, ये जो हो जाएगा 10 और -7 + 8 बट 10 हो जाएगा, तो 4.8 बाई 375 का स्क्वायर। चलिए इसका निकालते हैं कैलकुलेट करके क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आता है। डिवाइडेड बाई 375 divided by 375, 0.0128। ऐसा करते हैं 4.8 डिवाइडेड बाई 3.75 डिवाइडेड बाई 3.75, तो 0.34 इंटू 10 टू द पावर 0.34 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है, अब इसको बड़ा करेंगे, इसको और बड़ा कर देते हैं, 34 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला, 34 माइक्रो टेस्ला। बी का वैल्यू हो गया। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, चलिए इसको उतारिए, हो गया ये। चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अभी हम लोग एंड ऑन पोजीशन देख रहे थे, अब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के पास आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने का है। ठीक है, कैसे निकलेगा उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले टॉपिक लिख लें।
ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फिगर बना लिया जाए। साउथ, ये नॉर्थ। अब यहां पे आपको क्या करने का, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। ये डी डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है, ठीक है। तो ये डी डिस्टेंस पे निकालना है और इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 12, ठीक है। ये पॉइंट है आपका, क्या पॉइंट है आपका, पी। चलिए तो देखा जाए कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए। लेट देयर इज ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ pole strength m and distance 12. We need to find the magnetic field at distance d at the perpendicular bisector of length 12, ठीक है। From center at perpendicular bisector of length 12. This position is called as broadside on position. ये broadside on position उसको कहेंगे। अब हमको निकालने का है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज जो है, इज रेडियली आउटवर्ड एट पी, ठीक है। तो पी पे जो आपको निकालने का है मैग्नेटिक फील्ड एन के द्वारा, तो ये मान लीजिए डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो बी एन का डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इधर साइड में, ठीक है। और जो बी एस से जो होगा उसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, इसी साइड में हो जाएगा BS, क्योंकि नॉर्थ वाला पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा और ये साउथ वाला है अपनी तरफ खींचेगा तो BS हो गया। तो इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा B का ये, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं हम लोग, the magnetic field due to south pole
negative magnetic charge is, इसमें हम लोग लिखिएगा, लिखे नहीं तो इसको लिखिएगा मैग्नेट्यूड नॉर्थ पोल BN, और इसमें लिखिएगा BS इज रेडियली इनवर्ड एट P. So net magnetic field will be along axis of the magnet. एक्सिस ऑफ द मैग्नेट के हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट, ठीक है, along the axis of the मैग्नेट आपका आ गया, ठीक है। चलिए इसको उतारिए यहां तक, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट में एंटर कर जाएंगे। अब हम लोग लिखते हैं Bn इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब क्या होगा m बाई, अच्छा इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये तो यहां से यहां तक l है, तो इसका वैल्यू क्या होगा d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। m बाई रूट अंडर d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे इसको ऐसे मत लिखिए, भूल गए, इसको ऐसे लिखते हैं m बाई np का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है ना। यदि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, bn को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई m np वेक्टर बाई np का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर np एक्स्ट्रा डाले थे, नीचे np भी डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये डायरेक्शन एक हम डाले थे, तो np का डायरेक्शन क्या होगा n से p के तरफ, ये bn का मैग्नेटिक का डायरेक्शन क्या हो गया n से p के तरफ, तो ये np का डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। सिमिलरली bs का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये रेडियली आउटवर्ड था इसीलिए ऐसा हो, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल। अब ये क्या हो जाएगा bs इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई s का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू पी एस वेक्टर p से s, इसका डायरेक्शन p से s है इसलिए ps वेक्टर लिखे हैं बाई ps का क्यूब, ठीक है। इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड b नेट इज इक्वल टू bn प्लस bs, इसका वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई m np वेक्टर बाई np का क्यूब प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू ps वेक्टर बाई ps का क्यूब, ठीक है। चलिए तो अब लिखते हैं b नेट का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई, अब इसको लिखते हैं 1 बाई np का क्यूब, ठीक है। अच्छा इसमें पहले ये चीज लिख दिए, सिंस np इज इक्वल टू ps, np और ps का वैल्यू तो सेम है, और इसका वैल्यू कितना होगा d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसीलिए np का क्यूब इज इक्वल टू ps का क्यूब इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2, ठीक है। कैसे 3/2 आया समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो एक स्टेप और लिख देते हैं, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर
क्यूब ए होगा। अच्छा, अब ये डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो 1/2, और पहले से क्या है इसमें 3 है, तो ये क्या होगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो एनपी और पीएस का जो वैल्यू, जो क्यूब का वैल्यू है, उसका वैल्यू क्या होगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। इसीलिए बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 एनपी वेक्टर प्लस पीएस वेक्टर। एनपी प्लस पीएस यानी कि एनएस, पीपी यहां से खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 इंटू एनएस वेक्टर। ठीक है, एनएस वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा है बात? ये वेक्टर के फॉर्म में है तब। अब चलिए इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। सो बी नेट का जो वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 एम, अब इसमें वेक्टर हटा दिए तो एनएस का वेक्टर हटा देंगे, और एनएस का लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अच्छा, m इंटू 12 का वैल्यू क्या होगा, बड़ा वाला m, इसका वैल्यू क्या होगा म्यू नॉट बाई 4 एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ये बी नेट का वैल्यू हो गया। समझ में बात आ रहा है? ये बी नेट का वैल्यू हो गया। ठीक है, अच्छा, यदि हम लोग d बहुत बड़ा ले लें, बहुत बड़ा, ठीक है, हम लिखते हैं, इसके बाद लिखेगा अगला स्टेप, इफ d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट will be b net is equal to mu naught m by 4 ये हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में सिर्फ डी स्क्वायर रह जाएगा, और स्क्वायर स्क्वायर 2 और 2 ये कट जाएगा, डी क्यूब बच जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 एम बाई डी क्यूब। ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। कब? जब ये जो डी है बहुत दूर पे लिया जाए, तो ये वाला का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा इसके लेंथ का, और ये डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल गया आपका, कहां निकल गया आपका, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है उसको निकालना हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। चलिए इसको उतारिए।